तो अब हम देखते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल कैसे निकाला जाता है और क्यों ऐसा है कि इसको टेंजेंट की जगह ना निकाल करके नॉर्मल की जगह निकाला जाता है। बाकी सारे केसेस में हम हमारी सुविधा के हिसाब से दोनों ले लेते हैं, जैसे पैराबोला के केस में टेंजेंट ही ली जाती है, बाकी सारे कॉनिक्स में टेंजेंट ही ली जाती है। सर्कल के केस में नॉर्मल इसलिए लिया जाता है ना, क्योंकि नॉर्मल आपका सर्कल का एक ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि ये हमेशा सेंटर से पास होता है, तो वो एक एडिशनल हेल्प मिल जाती है आपको, इसलिए नॉर्मल काउंट किया जाता है। सपोज ये सर्कल, ठीक है, अब इसका सेंटर ये हो जाएगा, इसका जो सेंटर है वो ये हो जाएगा, ये पॉइंट आपका ए है। ए पे निकालो या बी पे। सर्कल के केस में क्योंकि ये एंगल ये आपका सिमेट्रिक शेप होता है, तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनेगा। अभी आपको प्रूफ भी हो जाएगा। अब देखो देखो ध्यान से देखना, अब ये ग्रीन वाले सर्कल के लिए मैं नॉर्मल बना रहा हूं, तो ग्रीन सर्कल के लिए ग्रीन क्या सॉरी ब्लू सर्कल पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो ब्लू ही पेन से बनाऊंगा नॉर्मल, तो नॉर्मल आपका सेंटर से पास होगा, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसके बनाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल तो सेंटर से ही पास होता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते जबरदस्ती आप नॉर्मल को सर सेंटर से गुजार रहे हो, ऐसा तो नहीं है। अब ये नॉर्मल है। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, अब ये एंगल निकालना है। तो सर्कल की जो इक्वेशन है, ये रेड वाला सर्कल जो है, तो इसकी इक्वेशन सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, चलो सर्कल की इक्वेशन मत ही लो, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन लेने पे फिर क्या होगा ना, C1 C2 को, ये C2 है क्योंकि ये सर्कल 1 है, ये S1 S2 है, और ये जो सर्कल है दूसरा, ये S1 इक्वल टू 0 है, मतलब सर्कल 1, और इसके सेंटर को हम C1 बोलते हैं। अब देखो है क्या ना कि इसको ये फिक्स होता है कि इसको C1 C2 बोलते हैं, इस डिस्टेंस को C1 C2 ही बोला जाता है, इस डिस्टेंस को C1 C2 है ना, C1 C2 को D के नाम से, मतलब ये जनरली है कि C1 C2 जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, जैसे रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ स्मॉल r, तो मेरे को फिर बताने की जरूरत नहीं है आपको कि स्मॉल r क्या होता है, आपको पता है सर वो रेडियस ही होता है। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा ना स्मॉल d, तो आपको समझ जाना है कि वो दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ आपके एक बाय डिफॉल्ट वेरिएबल फिक्स किए हुए हैं, जैसे स्मॉल आर रेडियस के लिए, अगर मैं रेडियस को स्मॉल ए लेता हूं तो मुझे बताना पड़ता है कि स्मॉल ए आपका एक रेडियस है, मगर स्मॉल आर अगर लेते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। देखो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है R1 R2 क्या है। ये है आपका एंगल, इसको हम बोल देते हैं थीटा। कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे बता सकता है इस ट्राइंगल, नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is theta in triangle A C1 C2। मुझे बताइए ये थीटा कैसे निकलेगा? बताइए, तीनों साइड है आपके पास, ये थीटा कैसे निकलेगा? बताइए कोई भी बच्चा। स्क्वायर माइनस एक डी मिनट, स्क्वायर। एक मिनट रुको बेटा, रोहित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कॉस थीटा के ही फॉर्मूले से निकाला जाएगा, और कॉस थीटा कितना होगा? R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस प्लस R2 R2 स्क्वायर माइनस 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 डी स्क्वायर डी डी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 R1 तो R। R1 R। यही है आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यही है आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू टेंजेंट, ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, ये आपका एंगल होगा। और दो एंगल होंगे, अगर ये थीटा है तो ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा, और अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं? पाई माइनस थीटा। तो एक तो मेरे भाई ये आ गया,
दूसरा अगर निकालेंगे अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा मेरे पास कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा आपका माइनस का कॉस थीटा। तो वो एंगल कैसे निकलेगा, माइनस आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू। समझ में आया? ये आपके पास दो एंगल हैं, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहां से ऐसे निकाले जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा अब तो सबको, ठीक है? यस सर। यस। अब वो बच्चा कौन था जिस बच्चे ने मेरे से ये पूछा था, सर ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या होता है? बच्चे का मैसेज आया था, सर मेरे दोस्त ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, ये ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं। देखो इफ, एक मिनट, मैं लास्ट स्लाइड कैप्चर नहीं करी, हो गई। इफ टू सर्कल, if two circle S1 equal to 0 and S2 equal to 0 intersect mutually at angle theta equal to pi by 2 theta equal to pi by 2, then this circle called orthogonal circles, ठीक है? orthogonal circle, and these circle cut orthogonally orthogonally to each other अच्छा, अब आप बताए, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन भी बोलते हैं इसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। अब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और थीटा अगर पाई बाई 2 हो जाएगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो आया है एक्सप्रेशन, ये याद रखना है आपको, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2, ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉस थीटा 0 हो गया ना, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होते ही ये तो गया 0 में, क्या बन जाएगा, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की। समझ में आया? और ये तो कोई नई कंडीशन नहीं है, ये तो हमारे पाइथागोरन अंकल भी बोलकर गए थे। पाइथागोरस। यस, पाइथागोरन, sir. वही पाइथागोरन अंकल की थ्योरम है ये, r1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो वही तो आया है, क्या नया रिलेशन है? हाँ, इसको सर्कल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट S1 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स प्लस 2 f1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। S2 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2 एक्स प्लस 2 f2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है। तो आप मुझे बताइए R1 क्या होगा, R1 मेरे पास क्या है, रेडियस 1, तो रेडियस 1 मेरे भाई यही तो होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर, मतलब 1 1 कर देता हूँ, 1 1 1, यही तो होगा R1, यही तो होगा। R2 कितना होगा, G2 स्क्वायर G2 square. F2 स्क्वायर माइनस C2 इसका स्क्वायर।
अब डी की बात करें तो डी क्या होगा, G1, भाई आपके पास में सेंटर क्या क्या आएंगे, -G, -F, भाई इसके सेंटर आपके पास क्या आएंगे, -G, -F11, और ये -G2, -F2। अब ये D क्या होगा, सेंटर के बीच की डिस्टेंस ही तो है ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा, आप कुछ भी करेंगे बीच में माइनस हमेशा रहेगा, -G1 -G2, तो -G2 वाला प्लस हो जाएगा, तो G1 -G2 या G2 -G1 उसका स्क्वायर प्लस F1 -F2 इसका स्क्वायर, यही तो आएगा, दोनों साइड स्क्वायर तो है ही सही, तो ये कितना आएगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, ये C2 है, और ये कितना आ जाएगा, G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2। अब देखो भाई सब तो कैंसिल हो गया, ये G1 G2 का स्क्वायर ये गया, ये गया, सब खत्म। अब आपके पास में बचा क्या, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इधर भी नेगेटिव है, आप देख लीजिए, तो नेगेटिव की साइड चेंज कर देते हैं या फिर माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो क्या ये नहीं आएगा क्या, क्या ये नहीं आएगा क्या, बोलो। Yes, sir. Yes. यही हमारे पास ऑर्थोगोनल कंडीशन जो आपको दूसरी बुक्स में मिल जाती है, तो ये आपके पास वो पाइथागोरन अंकल की ही थ्योरम है, यही थ्योरम है, इसको ज्योमेट्री में थोड़ा कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया जाता है, बाकी है कुछ भी नहीं। मैं आपको सलाह दूंगा इसको याद रखने के लिए, बाय डिफॉल्ट हाँ कई अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखने में भी कुछ भी नहीं है ना, इसको ऐसे याद रखा जाता है बेटा, ऐसे, ये जो 2 है ना इधर डिवाइड कर दिया जाता है, अब वो कुछ भी हो बस कंडीशन ये है ऑर्थोगोनल की, तो ठीक है भाई। कौन सा बच्चा था वो, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, हाँ भाई समझ में आया, कौन सा बच्चा था अरे कौन सा बच्चा था, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन चलिए ये हमारा ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन था जो कंप्लीट हो गया है, यही था जो भी वो बच्चा था, ठीक है। चलिए अब अगला, अगला है हमारे पास कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये शायद मैं बता चुका हूँ कॉर्ड, क्योंकि जब मैंने टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाए थे सर्कल के उसमें मैंने बता दिया था, ये लगे तो ही, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। अगर कॉमन कॉर्ड की बात कर रही है तो इतना तो बात पक्की है कि सर्कल का इंटरसेक्शन तो बनता है, कि बिना सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे तो फिर कॉमन कॉर्ड का सवाल पैदा नहीं होता है। तो अगर मेरे पास लेट S1 मेरे पास वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, देखो वैसे बेटा बात सुनो, S1 को है ना कलेक्टिवली ऐसे भी बोला जा सकता है, G1 F1 C1 इक्वल टू 0, या G1 F1 C1 भी ऐसे बोल रहे, तो समझ रहे हो ना आपके मतलब, भाई सर्कल में यार वेरिएबल तो 3 ही होते हैं, तो G1 F1 C1 समझ में आया, समझ में आया या पूरा लिखूं, पूरा लिख देते हैं, सिंबल ही नीचे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मगर आगे से सिंबल का यूज करेंगे हम, 2G1X प्लस 2F1Y प्लस C1 इक्वल टू 0, S2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के S1 जो है, S1 हमारे पास है G1 F1 C1, आगे से हम ऐसे लिखेंगे, S2 हमारे पास है G2 F2 C2, ये लिखने का तरीका होता है शॉर्ट में, ठीक है ना। तो अगर ये है तो आप मुझे बता सकते हैं सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड होगी, जैसे ये एक सर्कल है और दूसरा ये एक सर्कल है, इसकी ये जो कॉमन कॉर्ड होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो तो मैं बता ही चुका हूँ वैसे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यही होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ऐसे ही दी जाती है। ये दिया क्या कैसे जाता है, इसका तरीका ये होता है इसका कि ये S1 है और ये S2 है, ये आपके पास ऐसे दिया जाता है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू
द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल। तो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन लिया जाता है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ज्यादा से ज्यादा दो ही हो सकते हैं और दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल, उस फैमिली में केवल एक ही मेंबर होता है। तो लैम्डा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। लिया दिया कैसे जाता है, S1 प्लस लैम्डा। भाई तरीका तो यही है, यही देना चाहिए। अब हम जैसे ही इसको करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको जीरो करोगे आप, क्योंकि सर्कल लाइन में तो होता नहीं। इसी तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इसको भी जीरो करोगे आप खुद देख लीजिए यहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना आएगा। क्या वो 1 प्लस लैम्डा नहीं आएगा? क्या इसको जीरो करोगे तो लैम्डा -1 यहाँ से आ जाता है। इसी तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इसको भी जीरो करोगे, वहां से भी लैम्डा आपका -1 ही आ जाएगा। सॉरी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो होगा ही नहीं, आई एम रियली सॉरी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो आएगा ही नहीं यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो करोगे तो लैम्डा इक्वल टू -1 आ जाता है। इसीलिए इसको S1 माइनस S2 दिया जाता है। समझ में आया? ये ऐसे दिया जाता है। सिमिलरली अगर ये दोनों सर्कल जो है आपके म्यूचुअली टच करेंगे एक दूसरे को बाहर से, तो इनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी वो एज ए कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, एक ही। उसकी भी इक्वेशन यही होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप अब तो मैंने डीप एम्फेसिस ओवर एम्फेसिस कर दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना? वैसे ये चीज मैं पहले बता भी चुका हूँ। अगला, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। भाई यस सन्वेश, अब ये है आपके पास लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। शायद मैं इसको निकालना पहले बता चुका हूँ, और अगर बता भी दिया है तो भी ठीक है, नहीं है तो देख लीजिए। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बहुत बेसिक सी ज्योमेट्री लगती है, बहुत बेसिक सी। क्या ज्योमेट्री होती है इसकी? जैसे सपोज ये है आपकी कॉमन कॉर्ड, ये आपके पास है सेंटर 1, और ये है आपके पास ये दूसरा सर्कल। तो एलिप्स जैसा लग रहा है थोड़ा देखने में, पर ठीक है, काम चला ही लेंगे हम लोग। ठीक है ना? ये आपका ये हो गया। अब अगर ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो बेटा ये तो जानती हो ना कि S1 मेरे पास क्या है, S1 इसकी मेरे पास ये रेडियस है। इसको तो इस सर्कल की रेडियस, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। ये हमारे पास रेडियस है इसकी, ठीक है ना? किसी भी एक सर्कल की किसी भी एक से रेडियस ले सकते हो आप, इसकी भी ले सकते हो, बात वो एक ही आएगी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, अब मुझे याद आ गया, ये पी है। तो मुझे ए बी निकालना है, ए बी, और ये मेरे पास 2AP हो जाएगा। यस, मैं इसको निकालना बता चुका हूँ इसको निकालना। देखिए भाई, ये R1 है, ये रेडियस R1 है, और ये आपके पास में C1 है, C1 सर्कल 1। यहां से आप ये परपेंडिकुलर ये लाइन जो है, सबसे पहले अगर ये सर्कल मेरे पास S2 इक्वल टू 0 है, ये मेरे पास S1 इक्वल टू 0 है। S1 क्या है मेरे पास? G1 F1 C1। S2 क्या है मेरे पास? G2 F2 C2। ये है मेरे पास। अब ये मेरे पास -G, -F है, और ये लाइन की इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से आई जाएगी। और अगर मैं CP की बात करूं, लाइक C1P की अगर मैं बात करूं, C1P की, तो C1P जो होगा मेरे पास, अच्छा अगर मैं S1 माइनस S2 की बात करूं कॉमन कॉर्ड की, तो ये मेरे पास भाई यही तो आएगी, 2x G1 माइनस G2, 2y F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, यही तो आएगी। अब ये -G, -F है, इसमें आप यहाँ पे जैसे ही इसको रखेंगे G1 G2 G1 F1, और ये -G2 F2 -F2, तो ये कितना हो जाएगा? जैसे ही आप यहाँ रखोगे 2G2 G1 माइनस G1 का स्क्वायर प्लस 2, आपके पास वो निकाल रहे हैं ना,
परपेंडिकुलर की लेंथ, इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, C1P 2 G2 G1 माइनस G1 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F1 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस C1 माइनस C2 और ये अपॉन अंडर रूट G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर, और ये जो अंदर इनका 2 था वो बाहर आ जाएगा, 2 आया ना इनका, 2 भी इसके साथ है तो इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, वो बाहर आ जाएगा, तो C1P आ चुका है आपके पास। तो आपके पास AP कितना हो जाएगा, AP आपके पास हो जाएगा अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस C1P या फिर R2 का स्क्वायर C2P भी निकाल सकते थे आप, जो भी निकालिए आप, और AB कितना हो जाएगा 2AP, मतलब 2 अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस C1P, यही हो जाएगा। ये है भाई आपके पास लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ऐसे ही निकाली जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख देता हूं आपके, कुछ एक आध पॉइंट है जिनको नोट डाल के, नोट है देख लीजिए। नोट, पहला, द कॉमन कॉर्ड the common chord of two circle the common chord of two circles becomes the common chord of two circle becomes of the maximum length when it is a diameter of diameter of smaller one between them। मतलब देखिए, अगर हमको ये बोल दे कि कॉमन कॉर्ड जो है वो उसकी लेंथ मैक्सिमम है, तो आप खुद सोचिए कि मैक्सिमम लेंथ कब हो सकती है, जब आपकी कॉमन कॉर्ड जो है, तो वो जो छोटा वाला सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है ना, उसका डायामीटर हो जाए। अब देखिए भाई, ये हो गया छोटा सर्कल, इसका डायामीटर कैसे हो जाएगा, ये हो गया डायामीटर, ये हो गया डायामीटर, ये हो गया, आई एम सॉरी गलत बना गया मैं, मतलब उसका डायामीटर हो जाए कॉमन कॉर्ड का। मतलब कब हो जाएगा ऐसा, जब वो सर जो है अंदर आ जाएगा कुछ डायामीटर के अलोंग भी, ये है ये, इसका डायामीटर ये, तो ये आपकी जो कॉमन कॉर्ड होगी उसकी लेंथ जो है वो छोटे वाले सर्कल की डायमीटर हो जाएगा। भाई छोटे वाले सर्कल का ही डायमीटर पॉसिबल है, बड़े सर्कल का डायमीटर तो होगा नहीं। आप खुद भी समझदार है ज्योमेट्री से, आप कैसे हो सकता है कि कॉमन कॉर्ड बड़ा, ये बड़ा सर्कल इसके डायमीटर तक आ कैसे जाएगा। बड़ा सर्कल को कॉर्ड करने के लिए सर्कल पूरा ही अंदर चला जाएगा, और पूरा अंदर जाती कॉमन कॉर्ड बनेगी नहीं फिर आपकी। तो कॉमन कॉर्ड आपकी जो होती है, जैसे कब बनेगी, आई एम सॉरी, ये वो जब बनेगी, जैसे मान के चलिए जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो गया, तो जो दूसरा सर्कल है ना वो यहीं से ही ऐसे आ जाए, बड़ा सर्कल ऐसे। अभी ये जो कॉमन कॉर्ड है सबसे बड़ी हो चुकी है, ये ऐसा, ये है कहने का मतलब, है ना। और वैसे भी छोटे सर्कल का ही डायमीटर पॉसिबल है, बड़े सर्कल का डायमीटर पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है ना। अगला नोट, अगला नोट क्या है आपका, सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉमन कॉर्ड, सर्कल ड्रॉन ऑन
the common chord, circle drawn on the common chord, circle drawn on the common chord as a diameter, then center of the circle, then center of the circle, center of the circle passing through P and Q lies on P and Q lies on the common chord of lies on the common chord of two circle. अब ये तो ऑब्वियस सी बात है. Circle drawn on the common chord as a diameter, then the center of the circle passing through PQ. यहाँ पर P और Q क्या है? आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, ये और ये. तो ये P है और ये Q है आपका. इसको एज अ डायमीटर लेकर के आपने सर्कल बना लिया. तो सर्कल लेकर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बेटा, इसका सेंटर इसी कॉर्ड पे लाई करेगा, तो ये डायमीटर होगा, इस पे ही लाई करेगा. और उसको कैसे निकाला जा सकता है? ये C1 है, ये आपका C2 है. ये लाइन की इक्वेशन तो है, C1 C2 की इक्वेशन भी निकाल दीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए, वही सेंटर हो जाएगा आपका. ठीक है, ये तो अभी सन्मेश के क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी मैंने क्लियर ऐसे कर दिया था. अगला, if the length of common chord is 0, length of the common chord is 0, then the circle touches each other, then the circle touches each other, then the circle touches each other, and the common chord become common tangent common tangent to the both circle at point of contact. अब ये तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है. कहने का मतलब क्या है ना, कि आपने कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकाली इस फॉर्मूले से और वो 0 आ गई. तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ अगर 0 आ जाएगी, उसका मतलब क्या है कि कॉमन कॉर्ड जो है वो आपकी टेंजेंट ही है. कॉमन कॉर्ड जो है आपकी कॉमन टेंजेंट है, और वो कहाँ पर टेंजेंट है? आपके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर. तो ये तो कोई ऐसी बात है नहीं, ये तो बताइए आप सब बच्चों को, है ना. कॉमन कॉर्ड ये भी एक तरीका है. अगर दो सर्कल आपको जो है वो प्रूफ करना है कि एक दूसरे को टच करते हैं, तो तरीका क्या है उसका? देखो, अगर दो सर्कल आपको प्रूफ करना है कि सपोज आपको दो सर्कल दे दें और वो ये पूछे कि क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो दो तरीके हैं इसके. क्या दो तरीके हैं? एक तरीका तो जैसे ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है, तो ये C1 भी दिया होगा आपको, C2 भी दिया होगा, तो C1 C2 इक्वल R1 plus R2 equals to C1 C2. यस, ये एक तरीका है. दूसरा, ये आपका एल्जेब्रिक तरीका हो जाएगा. दूसरा एक ज्योमेट्रिकल तरीका भी है. ज्योमेट्रिकल तरीका क्या है ना, कॉमन कॉर्ड निकाल दो उसकी. कॉमन कॉर्ड निकाल, अभी हमको थोड़ी ना पता है टच करते हैं, हमको तो प्रूफ करना है. तो हम क्या करेंगे ना, S1 माइनस S2 निकालेंगे. अच्छा, S1 माइनस S2 हर केस में कुछ ना कुछ देती है. जैसे इस केस में कॉमन टेंजेंट हो गई, इस केस में कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी कुछ होता है, और वो क्या होता है ये आगे आएगा. अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो आप S1 माइनस S2 निकालिए. S1 माइनस S2 से आप क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस डालोगे तो वो R2 के बराबर आ जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो वो R1 के बराबर आ जाएगी.
परपेंडिकुलर डालोगे मतलब तो R1, तो ये भी एक तरीका है निकालने, ठीक है ना। अगर R2 से छोटी आ गई तो फिर कॉर्ड है, R1 से इधर से छोटी आ गई तो कॉर्ड है, ये भी एक तरीका है निकालने का ना। ज्योमेट्री आप अपनी परफेक्ट रखिए, आपको बहुत तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, कमी ही नहीं है, इतने है ना। तो जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो अगला ही टॉपिक है आपका, रेडिकल एक्सिस। यस, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस बहुत अच्छा टॉपिक है ये, रेडिकल एक्सिस, है ना। ये एक से ज्यादा की भी होती है, 2 सर्कल की भी हो सकती है। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल of 3 circle taken in pair are concurrent. Radical axis. Let equation of 3 circles S1 equal to 0, S2 equal to 0 and S3 equal to 0 are क्या है, x square plus y square plus 2g1 x plus 2f1 y plus c1 equal to 0, x square y square plus 2g2 x plus 2f2 y plus c2 equal to 0 and x square y square plus 2g3 x plus 2f3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ये हो गई, ठीक है ना। तो देखिए नाउ मैंने रेडिकल एक्सिस, तो एक काम करते बेटा, जब अपन ने अभी रेडिकल एक्सिस नहीं पढ़ा, मुझे लगा रेडिकल एक्सिस अपना हो चुका है, तो मैं काम करता हूँ रेडिकल एक्सिस ही पढ़ लेते हैं पहले, तो कुछ ऐसा करना नहीं है इसमें, केवल ये रेडिकल एक्सिस ही पढ़ते हैं अभी, क्योंकि 3 को लेकर के नहीं, पहले 2 को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। मुझे लगा शायद मैं पहले डील कर चुका हूँ, दैट इक्वेशन ऑफ 2 सर्कल ही लेते हैं पहले, अभी हटाते हैं इसको, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है ये देखना पड़ेगा। देखिए रेडिकल एक्सिस क्या होती है पहले ये देखना जरूरी है अपन का बेटा। देखो रेडिकल एक्सिस क्या होती है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सर्कल आपके पास इंटरसेक्टिंग नहीं है, जैसे एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल जैसे ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं है तो S1 माइनस S2 से क्या आता है, S1 माइनस S2 से एक लाइन आती है बीच में, ये लाइन की इक्वेशन है, और वो लाइन इनके बीच में होती है, ये पता है किस पॉइंट का लोकस होता है, इस पॉइंट के, इस लाइन के हर पॉइंट से इन पर इस पर डाली गई जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाती है। मतलब अगर ये एक पॉइंट लूं मैं, इससे इस पर भी टेंजेंट डालूं, इस पर भी टेंजेंट डालूं, और उसकी लेंथ जो है वो इक्वल आ जाए, फिर एक और पॉइंट लूं मैं, उससे टेंजेंट डालूं और उसी से इस पर भी टेंजेंट डालूं और वो भी लेंथ इक्वल आ जाए, ऐसे कितने जितने भी पॉइंट हो सकते हैं सबसे टेंजेंट डालूं और लेंथ को इक्वल करता हुआ चला जाऊं, तो जो मेरे पास पॉइंट आएगा ना वो एक लाइन पर अवेलेबल होगा और उस लाइन को, उस पॉइंट का लोकस ही मेरे पास रेडिकल एक्सिस कहलाता है। तो अब इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं लैंग्वेज वाइज, इसको थोड़ा